जिस दिन झारखंड के 1% लोग, यानी आज मोटा मोटी 3.25 करोड़ की जनसंख्या है, उसका अगर 1% निकालें तो लगभग 3.25 लाख। जिस दिन 1% लोग कभी विधानसभा के बाहर, 1% लोग अगर विधानसभा के बाहर घेर कर खड़े हो जाएंगे और पानी तो छोड़िए अपना पसीना अगर टपका देंगे तो विधानसभा में बाढ़ आ जाएगा। अरे बम बारूद की तो बात ही हमने नहीं किया है जिस प्रकार बिहार और यूपी में होता है, जिस प्रकार मणिपुर में हुआ था और असम में हुआ था। अगर यहां के लोग चुटकी बजा देंगे तो विधानसभा के कोई एक हिल जाएगा। लेकिन चूंकि यहां के लोगों में जागरूकता नहीं है, सब इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, आज इसीलिए हमारे बीच ये कानून बनता है और गिरिडीह में, गोड्डा में 48 को मास्टर बाहर का बन जाता है। 1% लोग जिस दिन विधानसभा को घेर कर खड़े हो जाएंगे, जिस दिन इस राज्य में फिर से एक बार सारे लोग सड़कों में आके आर्थिक नाकाबंदी करेंगे कि खनिज हमारा है, जब तक हमें अधिकार नहीं मिलेगा ना यहाँ का कोयला हिलेगा, ना बालू, ना अभ्रक, सब ताला बंद किया जाएगा। कीजिए कितना केस करते हैं आप। जिस दिन ये उबाल यहाँ की एक एक नौजवान, एक एक छात्र, एक एक अभिभावक में आएगा, रांची से लेकर दिल्ली डोलेगी। 1% हम बात कर रहे हैं। हमारा जो जनसंख्या है उसका अगर 1% लोग इंटरेस्ट ले लें तो राज्य की दिशा और दशा एक दिन में तय हो सकती है। यदि आज लोग इंटरेस्ट नहीं लेते हैं तो हम दावे के साथ और तथ्य और तर्क के साथ कहेंगे आने वाले 20 वर्षों में झारखंड की 20% आबादी शरणार्थी बनकर बनाने की नहीं जाती है। 50 गांव विस्थापित हुए हैं। माइथन और पंचायत का तो रिकॉर्ड हम लोग के पास अभी नहीं है। अभी सरायकेला में कुज्जू डैम बनने का तैयारी है, वहां 126 गांव विस्थापित होंगे, 126 गांव। तो इसीलिए आज झारखंड के लोगों के नसीब में ही लड़ना है। आज अगर लड़ लेते हैं तो आने वाली पीढ़ी कम से कम अमन चैन के साथ, खुशहाली के साथ अपना जीवन यापन करेगी। और अगर आज लड़ने में चूक होती है, आज यदि बोलते कि नहीं हमको लड़ने में इंटरेस्ट नहीं है, न जाने कौन सा फरमान बनेगा, क्योंकि आप भी बड़ाकर नदी के किनारे हैं, क्या पता कोई नया डैम आ जाए। क्योंकि राज्य को चलाने वाले मुट्ठी भर पूंजीपति लोग हैं। डैम भले बोला जाता है कि यहां मछली पालन होगा, ये पानी किसान तक जाएगा, गलत बात है। सारा पानी कंपनी और फैक्ट्री को जाता है। तो जिस दिन मुख्यमंत्री के किसी रिलेशन का या प्रधानमंत्री को उसी बेटे का मन आया कि यहां फैक्ट्री खोला जाए, नदी को टेका जाए, न जाने कितना गांव डूबेगा, कोई जानकारी नहीं। अब आप कहेंगे कैसे? गोड्डा उदाहरण है। गोड्डा में अडानी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने बिजली प्रोडक्शन कर रही है ना, 768 मेगावाट बिजली प्रोडक्शन हो चुका है, उसे बेचा भी जा चुका है। किसको? बांग्लादेश को। हमर पानी हमर पसीना, हर बिजली जले तो शेख हसीना। पानी हमर, टप 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 पसीना हमर, बिजली बनते हमर जमीन में, और बल जले तो बांग्लादेश के महारानी। पूरा दुनिया में ऐसा अन्याय कहीं नहीं हो रहा है। अडानी प्लांट का हम लोग थोड़ा सा स्टडी किए कि झारखंड आने से पहले ही प्लांट कहां बसने वाला था। उड़ीसा में जमीन मांगा गया, उड़ीसा में जमीन नहीं मिला। बंगाल में जमीन मांगा गया, बंगाल में जमीन नहीं मिला। कहे नहीं मिला न, बोला कि सब बिजली इंटरनेशनल कंपनी है, विदेश को बेचेंगे। उन लोग बोलेगा तो विदेश को बेचेगा तो विदेश में कंपनी खोलेगा। यानी बेवकूफ कौन? झारखंड के लोग। और सबसे ताज्जुब की बात, गोड्डा का टेम्परेचर 40 डिग्री है। यानी मुट्ठी भर लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए ये सरकार प्रतिबद्ध है। कुछ भी करेंगे ये, कुछ प्रतिशत लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए ये लोग कुछ भी करेंगे। इंसान रहे नहीं रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बड़े बड़े मंचों में जब जाएंगे तो दुनिया को विश्व गुरु, महागुरु, महाशक्ति होने का संदेश देंगे। लेकिन जैसे ही देश में आते हैं 1% लोगों के लिए सारा साधन संसाधन बेचने का काम करते हैं। इसलिए आज ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई प्रत्येक झारखंड की है। 1932 संवैधानिक है कि नहीं? जलीकट्टू को उदाहरण दिए कि हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कुछ भी मायने नहीं रखता है। अरे जब जनसंख्या बाढ़ की तरह सड़क पे आ जाएगी ना तो अच्छा कानून बदलता है। कोई मायने नहीं है कानून का। कानून किसके लिए है? इंसान के लिए। भगवान और बुद्ध के लिए कानून नहीं बनता है। जनता के लिए कानून बनता है, जनता के लिए बनता है। तो जनता मांग क्या रही है उसको जानना चाहिए। और किस कानून की दुहाई देते हैं भाई? इससे पहले मंत्री लोग एम्बेसडर में चलता था। अभी हाल फिलहाल उससे कुछ दिन पहले
फॉर्च्यूनर दिया गया, फिर BMW रोडी में आया है। कौन कानून की आप बात करते हैं? कानून आपकी इच्छा पे टिका है, जब मन किया कानून बदल गया। तो ठीक उसी प्रकार इस कानून को अगर बदलना है, लागू करना है, तो एक जनता की बहुत बड़ी आबादी, बहुत बड़ी जनसंख्या को शक्ति प्रदर्शन करना होगा, तब जाके लागू होगा। और स्पष्ट शब्दों में लोकतंत्र यानी मोड़ी की संख्या, गर्दन की संख्या ही लोकतंत्र को तय करती है कि आपके पास गर्दन की संख्या क्या है। अब थोड़ा सा लॉजिकली बात करते हैं कि 1932 जो बार बार इस बात को दोहराया जाता है, भ्रम में रखा जाता है कि भाई संवैधानिक है कि नहीं है। सबसे पहला बात तर्क ये देते हैं बाहर के लोग कि 1932 तो अंग्रेजों के टाइम का है। एक सीधा सा जानकारी आपको हम बताना चाहेंगे। इसी भारतीय संविधान आर्टिकल 368 के अनुसार, जिसमें लिखा है संशोधन, यानी 368 के अनुसार भारतीय संविधान में संशोधन होता है। 66वां संशोधन 1990 में हुआ था और सीएनटी जो 1908 का कानून है उसका 3 अध्याय, अध्याय 8, अध्याय 10, अध्याय 18 1990 में शामिल किया गया था। इसी आजाद भारत में हेलीकॉप्टर में चाहे एरोप्लेन में सीधा नमस्ते लंदन कर जाएंगे। यानी इस देश में अगर किसी को समस्या होगी तो किसान, कामगार, मजदूर को होगी। इसीलिए देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि एक नजर रखो लाल किला के मैदान पर और दूसरी नजर रखो खेत खलिहान पर। उनका यह तर्क था कि यदि दिल्ली यानी प्रधानमंत्री के रूप में यदि कोई कंपनी का सेवा, भले आज देश के प्रधानमंत्री बोले, हो सके आप भी उनके फैन होंगे, लेकिन कुछ पल के लिए जो हमारा लॉजिक सुनने के बाद फैनगिरी 1% जरूर कम होगा। देश के प्रधानमंत्री बोले हम प्रधान सेवक है, लेकिन ये कंपनी के सेवक है। कैसे हम उदाहरण आपको दे रहे हैं। यही माननीय प्रधानमंत्री शायद जेनेवा या कहीं समझौता में गए थे पर्यावरण और जलवायु को लेकर। क्योंकि आप लोग भी पढ़े लिखे हैं, एक संपन्न क्षेत्र से है, विकसित क्षेत्र से आप लोग भी हैं, जानकारी होगा। प्रधानमंत्री किसी विदेश गए थे, किसी सम्मेलन में जहां पर्यावरण और जलवायु पर चर्चा हो रहा था। वहां सबसे बड़ा समस्या आया पर्यावरण और जलवायु को दूषित करने में कार्बन डाइऑक्साइड का। अब चर्चा हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, इनको कंट्रोल कैसे करना है या फिर किन कारणों से ये उत्पन्न होता है। तो भारत में पाया गया कोयला, कि कोयला आधारित जितना भी उद्योग है उससे ही कार्बन डाइऑक्साइड होता है, उससे पानी का जल स्तर भी नीचे जाता है, गैस जो मरणशील गैस होता है वो तो पैदा होबे करता है, ओजोन परत भी छिद्र होता है। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री वहां भाषण देके आए हैं कि हम भारत में कोयला आधारित जो कंपनी होगा, उद्योग होगा, उसको बंद कर देंगे। और जैसे इंडिया वापस आते हैं 100 ब्लॉक बांटते हैं कोयला का, 100 ब्लॉक बांटते हैं। और उसमें से मजेदार बात 39 को अपना बेटा को, अरे बेटा यानी डायरेक्ट नहीं होता है, गोद लिया बेटा भी होता है, यानी साफ भाषा में कोई एक अडानी नाम करके हैं, बहुत रईस व्यक्ति हैं, 39 को कुल ब्लॉक उनको बांटा गया। इसलिए हो सके आप उनके फैन होंगे, भले आपको कोई माने किसी और विचारधारा से उत्प्रोत होकर आपको भटकाया जा रहा है, लेकिन आप किसान और कामगार परिवार से हैं। याद रखिएगा, आपका सबसे बड़ा कर्म और धर्म आपका वही बड़ा खेत है। क्योंकि दुनिया की तारीख गवाह है कि राजाओं के राज में भी जितना महत्व राजमहल का नहीं था, उससे कई ज्यादा महत्व किसान के खेत का था। इतिहास का मत भूलिएगा। इसलिए आज एक किसान के बेटे को, एक किसान घर में पैदा होने वाले छात्र को पॉलिटिक्स को जानना होगा। उन्होंने नहीं जाना, उन्होंने इंटरेस्ट नहीं जताया, इसीलिए आज ये दशा है। उसका उदाहरण है 3 गो कृषि का काला कानून। क्योंकि वो काला कानून कब आया था, बहुत सारे लोगों ने समर्थन दिया कि भाई नहीं सही हो सकता है, क्योंकि उनके आका लेकर आए थे। लेकिन उनको भी बता दें, ये काला कानून आया था भारतीय संविधान अनुच्छेद 123, जो राष्ट्रपति का अधिकार होता है, राष्ट्रपति का विशेष अध्यादेश। इस कानून का प्रयोग कब किया जाता है, जब तीनों सत्र के अलावे, क्योंकि नियम भारत देश में चाहे रांची की राजधानी में जो विधानसभा है 3 ही टाइम बनता है जब सत्र चलता है, बजट सत्र हो, शीत सत्र हो या मानसून सत्र हो। लेकिन राष्ट्रपति का अध्यादेश तभी लाया जाता है जब देश में कोई इमरजेंसी हो, जब देश में कोई बाहरी शक्ति ने हमला किया हो। अब बताइए, कोरोना का टाइम है, किसान कानून कितना इमरजेंसी था? अगर इमरजेंसी था तो मेडिकल का कानून बनना चाहिए था। इसीलिए आज तमाम किसान परिवार से, किसान कामगार मजदूर वर्ग से हमारा निवेदन होगा, और भगत सिंह ने कहते थे कि भारत की असली का जो क्रांति है, जो असली क्रांतिकारी है, वो फैक्ट्रियों में है या तो खेतों में है।